Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BCW. आज हम लोग हिंदू का एनालिसिस देखेंगे। ये हिंदू का दिल्ली एडिशन है और आज की तारीख है 8 फरवरी। तो उसमें देखते हैं आज का हेडलाइंस क्या क्या है। तो पहला हेडलाइंस देख रहे हैं जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो देश को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना चाहता है। ये रिएक्शन मोदी जी का क्यों आया? क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कर्नाटका और केरला जो भी हमारे साउदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो सीएम हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितना हम टैक्स भरते हैं उसके हिसाब से हमको उतना फंड नहीं मिलता है। उसके लिए यही रिफ्लेक्ट किया है मोदी जी के भाषण में। और तो मोदी जी ये भाषण कहाँ दे रहे थे? मोदी जी जो ये भाषण दे रहे थे ज्वाइंट सेशन में दे रहे थे। ज्वाइंट सेशन चल रहा है अभी, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये राज्यसभा में दे रहे थे। और ज्वाइंट सेशन कहाँ हमारा मेंशन है ज्वाइंट सेशन के लिए? आर्टिकल 108 में मेंशन है ज्वाइंट सेशन के लिए। आपको और बता देते हैं ज्वाइंट सेशन के लिए ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है। ज्वाइंट सेशन जो है बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। बट इसको प्रिसीड कौन करता है? स्पीकर। सो ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज रिटन इन आर्टिकल 108 विच इज called by president but preceded by speaker. If the speaker will not present then who will preside? Deputy speaker. Okay, then if the deputy speaker भी नहीं होगा तो कौन करेगा? राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो प्रिसाइड करेगा। राइट। एक चीज़ और, अब जो ज्वाइंट सेशन है वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कब कब बुलाएंगे? ये लिखा हुआ हमारा आर्टिकल 87 में। चलिए आपको साइड में लिख दे रहे हैं। आर्टिकल 87, पेन बदल लेते हैं। आर्टिकल 87 में क्या लिखा हुआ है कि 2 इंस्टेंसेस वेयर प्रेसिडेंट कैन एड्रेसेस ज्वाइंट सिटिंग। फर्स्ट कब? जब जनरल इलेक्शन के बाद, व्हेन द जनरल इलेक्शन, आफ्टर जनरल इलेक्शन द फर्स्ट सेशन जब बनेगा, जब से पहला सेशन होगा तो फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। और दूसरा कब होता है? हर एक साल का जब पहला सेशन होगा जो कि बजट सेशन में। बजट सेशन लिखना सही नहीं होगा, क्या लिखेंगे? एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन एवरी ईयर दैट इज बजट सेशन। और सेशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन होता है आप बताइएगा। और सबसे लंबा सेशन कौन सा होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हाँ, इसका तो वही है कि ये भाषण है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। दूसरा क्या है कि बीजेपी रीचेज आउट आरएलडी, ठीक है। आरएलडी कौन सा? आरएलडी के पार्टी का नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन आरएलडी के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि आरएलडी किन की पार्टी है। आरएलडी जो है वो आप सुने होंगे चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे पीएम रह चुके हैं। ये पीएम कब बने थे हमारे? ये 5th पीएम बने थे, ठीक है। उन्हीं के जो बेटे थे, ये क्या नाम था उनका? अजीत सिंह। अजीत सिंह के द्वारा ये पार्टी शुरू किया गया था। और एक्सक्यूज मी। और चौधरी चरण सिंह को क्या कहा जाता है? चैंपियंस ऑफ इंडियाज पीजेंट। ये ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह को क्या कहा जाता है? चैंपियंस ऑफ इंडियाज पीजेंट। तो आरएलडी कब बना था? 1996 में। कब? जब जनता पार्टी जब टूट के बनी थी उसी समय। अभी जो है इसके लीडर कौन है? जयंत सिन्हा या जयंत सिंह, जो कि इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ट यूपी की पार्टी, राजस्थान और शायद यूपी, हाँ यूपी और शायद राजस्थान में रीजनल पार्टी हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा है ये हेडलाइन की कर्नाटका और के सेंटर में। तो कर्नाटका के जो सीएम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कर्नाटका के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और पिनरई कौन सा है? पिनरई विजयन, वो केरला के सीएम है। बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि 30 किल ट्विन बम ब्लास्ट, ये सब वहाँ चुनाव होने वाला है, वहाँ भी आर्मी रूल कर रही है, प्रेसिडेंट रूल वी कैन से। और कहा ऐसा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो थे उनका पार्टी जीतने वाली है, वो तो जेल चले गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। आगे देखते हैं कि बिहार स्पीकर जो है रिफ्यूज कर दिए कि नीतीश जी को कि हम जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हम रिजाइन नहीं करेंगे। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब पिछले बार जब नीतीश जी पलटी मार के जब पहली बार गए थे, दूसरी बार, तो उस समय भी जो विजय कुमार थे वो बोले थे कि हम भी जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
हमारे लिए स्पीकर इंपॉर्टेंट है। स्पीकर कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 178 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा, एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, आर्टिकल 178। बस ये इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा न्यूज़ कि शरद पवार जो है उसको लंबा वाला लॉन्गर नेम मिला है ना। आपको पता होगा कि शरद पवार की पार्टी थी, उसमें इनके जो भतीजे थे जो अभी वहाँ के क्या हैं, डिप्टी सीएम है, दोनों में फ्रैक्शन हो गया था, तो लास्ट में ये चुनाव जो है हमारा चुनाव आयोग, उन्होंने इनको लंबा वाला नाम दे दिया। और उसका नाम क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस यही है नाम, उनका नाम क्या दिया गया है? एनसीपी चीफ शरद पवार फ्रैक्शन कहाँ गया? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये नाम दिया गया। उनका भतीजा का नाम क्या था? सीएम अजीत पवार, उनके जो नेफ्यू हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पेज पे, बस यही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ क्या होता है? मुर्गा लड़ाओ चुनाव जीतो योजना, उससे हमको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि मिक्स रिएक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू सेंटर्स मूव टू फेंस इंडिया। ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर आपको बताया गया था कि 1643, वो पेन थोड़ा मोटा कर ले रहे हैं कि 1643 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है किससे? म्यांमार के साथ। तो इसमें क्या है कि अरुणाचल है, क्या हो रहा है? अरुणाचल, असम और मणिपुर, ये तीनों बोल रहे हैं कि ठीक है आप फेंसिंग कर दीजिए। जो फ्री बॉर्डर जो था कि आप इधर उधर जा सकते, बाहर फेंसिंग के लिए जो किया जा रहा है, वो बोल रहे कि वेलकम करे डिसीजन को, ये तीनों असम, अरुणाचल और मणिपुर। बट मिजोरम और नागालैंड जो हैं, कौन कौन? मिजोरम और नागालैंड, ये दोनों बोल रहे हैं कि नहीं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि मिजोरम एंड नागालैंड काउंटर पार्ट्स आर अगेंस्ट पुटिंग फेंस बिटवीन टू कंट्रीज। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि मिजोरम और नागालैंड, इनफैक्ट मणिपुर का भी क्या है कि वहाँ का बहुत सारा बॉर्डर फ्री होने के कारण वहाँ का बहुत सारा ट्रेडिशनल कल्चर, वहाँ का इथॉस जो है वो एक दूसरे से मैच करता है। तो वहाँ क्या है कि मैट्रिमोनियल रिलेशन बॉर्डर के इधर उधर भी होता है। अब क्या हो, जब फेंसिंग हो जाएगा तो दोनों में दिक्कत हो जाएगा, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा हर बार आने जाने के लिए, ये सब, इसलिए वो दोनों स्टेट अगेंस्ट में है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? 1643 किलोमीटर, ठीक है। बाकी ये सब वही सब है कि पॉलिटिकल न्यूज़, ये सब के इंपॉर्टेंट है नहीं। आते हैं आगे। टैक्स शेयरिंग में वही है कि आपको हम टैक्स शेयरिंग के बताते हैं कि टैक्स शेयरिंग ये निर्मला सीतारमण बोल रही हैं क्या कि जो द गवर्नमेंट है वो फॉलो किया है किसको? 15th फाइनेंस एंड कमीशन के हिसाब से, जो टैक्स शेयरिंग के लिए जो फाइनेंस कमीशन बताया कि आप इस स्टेट को इतना % शेयर देंगे, उसको हम फॉलो किए हैं। लेकिन ये बिना मतलब के पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा हमको कि जो अभी जो है 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? NK सिंह, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में, राइट। वहाँ क्या लिखा हुआ है? ये फाइनेंस कमीशन डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट, ठीक है। फाइनेंशियल कौन कौन होता है? हर एक 5 साल में एक बार चुना जाएगा, एक चेयरमैन और प्लस 4 में उसके साथ क्या मेंबर दिया जाता है। अभी आपके एक बहुत बड़े ये पर्सनालिटी हैं जो 16 फाइनेंस कमीशन चुने गए हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन चुने गए हैं, ठीक है। तो NK सिंह है, अभी ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। ये शायद पटना में ही इनका 10th और 12th हुआ है, शायद सेंट स्टीफन कॉलेज से हुआ है। तो ये सब हमारे बिहार के रत्न हैं, ओके। बाकी एक ये न्यूज़ है कि तेलंगाना में 390 ईयर ओल्ड लैम्प पोस्ट नालगोंडा में मिला है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी आते हैं कलम से क्रांति वाले पेज पे। इसमें क्या बोला गया है कि डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है एक ऑफेंस है। तो रिसेंटली क्या बोला था कि मद्रास हाई कोर्ट, कौन सा केस में? एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में, उसमें क्वैश कर दिया गया था और बोला कि अगर आप अपने फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, किसके तहत? आर्टिकल सेक्शन 67B के तहत, कि बोला कोई ऑफेंस ही नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया कि द हाई कोर्ट क्या ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट
categorically said that watching child pornography per se was not an offense, as the accused had merely downloaded it on his electronic gadget and had watched it in private. उस समय ये बोला गया था. तो हमारे जो आरकेवी साहब है वो क्या कह रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसमें सेक्शन वेक्शन हो जाता है कि पॉस्को एक्ट, उसको देख लीजिए. पॉस्को क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये 2012 एक्ट है. ये सेक्शन 70 IT ये सब देख लीजिएगा बस. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीनिंग ट्रस्ट, ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इक्विटी कंसर्न इन बैनिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन है उसमें इक्विटी कंसर्न क्या क्या है. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है, इसको हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें और पढ़ पाएँ. इसको ज़रूर ही पढ़िएगा, एग्ज़ाम में चिपकाने के लिए है. ठीक है. इसमें ये कह रहे हैं कि जो इनएडुकेट रिस्पॉन्सेस और जो गवर्नमेंट का, कारपोरेट का डीलिंग विद द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक नॉट ओनली अ ड्रामेटिक राइज इन क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो रिजल्टिंग ए ग्रोइंग मोमेंटम दैट इज इन फेवर ऑफ फेजिंग आउट द फॉसिल फ्यूल सब्सिडी एंड द बैनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल इटसेल्फ. ठीक है, उसमें बोल रहे हैं ये कि जो हम फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी के जो फेवर में ग्रो कर रहा था, उसके लिए हम क्या बोले कि हमने टारगेट सेट किया कि हम लोग कोल एलिमिनेशन ट्रीटी जो है 2030 तक क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. उसका क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो होता है, PGR रिपोर्ट, कैसे आपको इसमें हाईलाइट करें, ये देखिए PGR रिपोर्ट बोल रहा है कि प्लान बाई फॉसिल फ्यूल 110% मोर फ्यूल फ्यूल्स बाय 2030. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में भी यही बोला गया. इसमें और क्या है कि फेजिंग एलिमेंट में कि जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि इनेबलिंग, इसमें ये इंपॉर्टेंट एक ये की टर्म है CBDRRC, क्या होता है, द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, और दूसरा क्या है NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस. इसके बारे में देख लीजिएगा कि क्वेश्चन यहाँ रिमेन ये हो जा रहा है कि हाउ टू अलाइन दीज प्रपोजल विद द एंकर शीट प्रिंसिपल टू क्लाइमेट चेंज रिजीम. राइट, उसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कनाडा हो गया, और क्या हो गया, US हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जिसका मेन सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल पे नहीं है, वो तो क्या है कि बढ़िया से ज्ञान दे रहे हैं आके कि नहीं फॉसिल फ्यूल हम लोग उसको एक्सट्रैक्शन को क्या करेंगे, बैन करेंगे. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया, ये सब क्या है कि हेवली डिपेंडेंट है किस पे, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन पे. अगर वो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको बैन कर देंगे, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी. तो उसके लिए बोले कि इसके लिए हम कैसे इक्विटी कंसर्न करें, कैसे हम बराबर में किया जाए, क्योंकि एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है. ठीक है, जिसका पूरा का पूरा इकोनॉमी ही डिपेंड किस पे कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन पे. और जो बड़ी कंट्रीज है, US, कनाडा, ये सब क्या है, उनका जो मेन है, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. सो इसी का बात कर रहा है, जो कर रहे हैं इसमें. और आगे क्या है कि इंटरनेशनल लॉ और फॉसिल फ्यूल पे बनाया जाना चाहिए, जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक टर्म है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. ये देखिए यहाँ पढ़ लीजिएगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, उसमें ये बोला गया कि ऑब्लिगेशन क्या है कि लार्जली टेस्टेड ऑन इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, जो हम लोग देखे थे, कि बोला गया कि अपने बॉर्डर इंटरनेशनल, वो क्या बताएं, इंटरनेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट के हिसाब से बोला गया कि आप अपने बाउंड्री के तहत जो भी आपका नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज़ करिए, लेकिन कैसे करिए, तब तक करिए जब तक कि आपके जो बाउंड्री के बाहर जो आपके जो नेबर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो. तो इसी में हिसाब से एक टेस्टेड किया गया, इंटरनेशनल बॉर्डर कोर्स सिचुएशन हुआ, और ICJ का केस है 2010 का, इस पैरा में पढ़ लीजिएगा. उसमें पल्प्स मिल केस था एक, उसमें ये कन्फ्लिक्ट आ गया था कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका डिफेक्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल पे कैसे पड़ेगा. जो बेस्ट का स्कॉलर होता है उसको क्या है कि वही दे आर वेरी प्रोस्परस, वो बहुत अच्छे हैं अपने इकोनॉमी को लेके, तो वो आके ज्ञान दे देते हैं. लेकिन जो वैसे कंट्रीज जो जिनका पूरा का पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल पे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो वो तो उसी को माइन करके अपना इकोनॉमी चलाएंगे ना, उसी के लिए. उसके बाद इंडिया का सिचुएशन क्या है, ये देख लीजिएगा कि इंडिया का सिचुएशन क्या है. इंडिया के सिचुएशन में ये है कि डिस्पाइट इंडियाज नोटेबल प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूट टू डोमिनेट इंडिया. हाँ, इसमें और क्या एक ये दिया गया है कि इंडिया में, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इंडिया में जो हैं वो 36 मिलियन पीपल जो हैं दे आर रूटेड विथ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ये कितने डिस्ट्रिक्ट में, 159 डिस्ट्रिक्ट में। ये सब डेटा को ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा, कहीं पे यूज़ करिएगा ना तो आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा, है ना, कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो आप अपना डेटा और फिगर के साथ बोल रहे हैं। तो वही बोला गया है कि 36 मिलियन पीपल इन द 159 डिस्ट्रिक्ट आर रूटेड इन फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब रिलेटेड टू द कोल माइनिंग एंड पावर सेक्टर। अब क्या बोला कि कंट्री सच एज इंडिया, इंडिया जैसे देश में जहां विच इज फेसिंग सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स कैन नॉट बी अफोर्ड टू ट्रांजिट टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल विदाउट एडिक्वेट ट्रांसमिशन सपोर्ट, है ना, एंड क्रिएशन ऑफ सुटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड लाइवलीहुड इन दोज अफेक्टेड। अगर हम उसको कर देंगे क्या, बैन कर देंगे एक्सट्रैक्शन को, तो वो क्या होगा, एक सीरियसली अफेक्ट कर जाएगा। उसी में जो बेस्ट वाले हैं वो हम लोग को क्या बोले थे कि जब हमारी जो गवर्नमेंट थी वो किरोसिन ऑयल सब्सिडी दिया करती थी, ठीक है, तो बोला कि ये इस पे जो सब्सिडी दी जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब की इनएफिशिएंट सब्सिडी दिया जा रहा है, स्क्रूटनी करके बोला गया कि ये नहीं करना चाहिए, गलत करना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग उसको भी हटा दिया और हम लोग तो अब केरोसिन का कहीं यूज़ ही नहीं होता है। सो इन द लाइन विथ CBRDRC क्या बताया था कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, उसके हिसाब से इंडिया हैज गिवन ए क्लियर हिंट, कहाँ कि COP26 जो हुआ था उसमें कि when it intervened and succeeded in toning down the language from phasing out to phasing down, we are not phasing out, we are phasing down। ये दोनों कीवर्ड को समझिएगा कि phasing out and phasing down। तो हम लोग COP26 में क्या बोल के आए, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब वो बोले कि वी विल फेज डाउन नॉट फेज आउट, क्योंकि हमारे यहाँ एक वास्ट पॉपुलेशन है जो डिपेंड करता है किस पे, फॉसियल फ्यूल एक्सट्रैक्शन पे। अगर हम इसको फेज आउट कर देंगे तो बहुत सारा, ऐसे ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इतना बड़ा वास्ट पॉपुलेशन है, इतना बड़ा वास्ट इकॉनमी है, इतना डाइवर्स कल्चर है, कहीं बहुत ज़्यादा मिनरल है, कहीं कुछ नहीं है। तो अगर हम फेज आउट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल फेज डाउन, ठीक है। इंडिया मस्ट लर्न नॉट कॉलिशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी विथ लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री पार्टी। क्या बोल रहा है कि आप जो है अपना सजेशन लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री से करें। डेवलप्ड वाला क्या करेगा, वो तो बोलेगा कि बंद करो बंद करो, नहीं, तो डेवलपिंग लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री से करना है। हिपोक्रेसी और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक सिंस मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट उनकी जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, है ना, वाइल एक्सपेक्टिंग उनका क्या है कि डेवलपिंग कम्युनिटी टू रेडिकल शिफ्ट दियर इकोनॉमी विथ लिमिटेड सपोर्ट, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें डेटा फिगर अच्छा दिया हुआ है, उसको पढ़ के कर लेना है। अब इसमें क्या है कि म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स, आपको पता है कि ग्रैमी अवार्ड मिला परसों, जिसमें हमारे इंडिया के एक शक्ति बैंड है उसको भी मिला। अब आप बताइए कि शक्ति बैंड में कौन कौन एसोसिएटेड है। 3 लोग जो हैं बहुत फेमस हैं। एक चलिए आपको हम बता दे रहे हैं, शंकर महादेवन है। दूसरा भी बता दें, नहीं आप ये कमेंट बॉक्स में करिए। इसी बहाने क्या है कि ये सब जो नाम है आपको याद नहीं रहेगा, तो जब आप कमेंट में बार बार करिएगा तो आपको वो याद रहेगा, आपके दिमाग में क्या होगा, सबकॉन्शियस में वो चिपकेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। और ये कौन सा ये ग्रैमी था, 66, ठीक है। ग्रैमी कब शुरू हुआ था, 1959 में। और ग्रैमी को ग्रैमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रामोफोन इसको पहले बोलते थे 1959 में, ग्रामोफोन अवार्ड, दैट्स वाई दिस अवार्ड इज नेम्ड ग्रैमी। इट इज गिविंग ये ग्रैमी हैज गिवन फर्स्ट अवार्ड इन 1959। ये पेन दिखेगा नहीं, 1959, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि फिजिकल कंसोलिडेशन, ये अभी 10 दिन तक चलेगा, क्योंकि अभी हमारा सर्वे आया, इंटरिम सर्वे। FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया मोस्ट फ्रॉम तमिलनाडु। FCRA क्या होता है, आपको हम बताए थे, क्या होता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। आगे क्या है कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड असेंबली, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि विच वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन बन गया हमारा, उत्तराखंड जो है पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने असेंबली से पास कर दिया है और वो लागू हो जाएगा। इसमें किसको इंजम्पशन दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, STs को। क्यों दिया गया है, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर होता है, ट्राइब होता है, उनका मैरिज अपना मैरिज सिस्टम होता है, अपना डाइवोर्स सिस्टम होता है, अपना इनहेरिटेंस होता है, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी हाँ, कुकीज़ो डेलीगेशन मीट होम मिनिस्ट्री। कुकीज़ो डेलीगेशन कौन है, कुकीज़ो जो हैं वो मणिपुर का एक रेडिकल ग्रुप है, ठीक है, मितई ग्रुप का है, मितई ग्रुप एक रेडिकल ग्रुप है, ये मणिपुर का रेडिकल ग्रुप। ये किस लिए गया था, वही कि जो म्यांमार से जो बॉर्डर का जो
जो फेंसिंग हो रहा है उसी के लिए, है ना। फ्री मूवमेंट रिजीम जो था, FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम, उसी के लिए कि नहीं करना है, कुछ फ्लेक्सिबल रखिए। बस इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि कभी पूछ दे कि कोजिको कौन था, तो कोजिको मितई ग्रुप का एक रेडिकल ग्रुप है ये, ठीक है, मणिपुर का। अब आते हैं कि रिटेन इन्फ्लुएंस लाइक सी, ये सब अभी प्रिडिक्शन है। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, सत्या नडेला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए बस यही है। ये बोल रहे हैं कि AI जो है इंडिया में शुरू करना चाहिए, तो बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना, कि स्टार्ट अडॉप्टिंग फास्ट और रिस्क भी बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। अब CEO है, अपना ब्रांड तो सबको बेचना है। अब बात भी सही है, अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं खुद को अपडेट करेंगे तो आप क्या रह जाएंगे? आपको क्या बोला जाएगा? आपको पिछड़ा बोला जाएगा। इसलिए क्या है, ट्रांजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ वैसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल नहीं रहा है यहाँ। हाँ, ये कौन है? ये है विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में आपको बता दे रहे हैं, हमारे जो एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। पहले तो ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये ग्रैंड मास्टर कब बने थे? 1988 में, ठीक है। इनको पद्म विभूषण कब दिया गया है? इनको पद्म विभूषण दिया गया 2008 में, ठीक है। और ये 2007 में नंबर 1 रहे हैं फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप के हिसाब से, और नंबर 12 अभी हैं, ठीक है, फिडे। चलिए, आपको आंसर देना है, फिडे का फुल फॉर्म क्या होता है? फिडे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिडे का फुल फॉर्म कहाँ है, ये बताना है। ये विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है प्रणति नायक, ये क्या है? जिम्नास्ट है। हमारी एक और जिम्नास्ट है, उनका नाम क्या है? दीपा कर्माकर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन ब्रेक थ्रू न्यूरल नेटवर्क एक्सप्लेन्स हाउ टू फाउंड इट एंटीबायोटिक। इसमें इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट किया गया एंटीबायोटिक के साथ कि कैसे AI हेल्प करेगा एंटीबायोटिक में। इसमें यह बोला गया है कि ChatGPT जो है, व्हाट कनेक्ट्स ChatGPT को, क्या कनेक्ट करता है एंटीबायोटिक से। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो वर्ल्ड फर्स्ट एमिनो जो एक एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और ये क्या है? ये फर्स्ट अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ठीक है। हमारे लिए बस इतना है। यही बाद में इसी से क्या, टीबी का इलाज शुरू हो गया, ठीक है। अब बताइएगा टीबी क्या है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, फंगस से होता है, किस चीज़ से होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वाइडन जो है वो सेट्स टाइटर स्टैंडर्ड फॉर सूट। सूट क्या होता है? सूट पार्टिकल। सूट क्या होता है? सूट पार्टिकल्स और दोज पार्टिकल्स जब हम कंबशन करते हैं ना, तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो फाइन पार्टिकल्स होता है, फाइन पार्टिकल्स, एक वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स, तो उसी को हम सूट बोलते हैं। आपको एग्जांपल के, कोई चिमनी है या जब साइलेंसर होता है, साइलेंसर के पास जब उंगली डालिएगा ना, तो वो काला काला जो एकदम फाइन पार्टिकल्स एकदम जो रहेगा, उसी को सूट बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं सूट आ जाए, इन्वायरमेंट का टर्म है, तो सूट पे ध्यान दीजिएगा, सूट क्या होता है। तो क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर शुरू पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको बस कीवर्ड पता होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। और आप आज से आदत डालिएगा क्या कि एक आर्टिकल पढ़ने का, एक आर्टिकल लाइन टू लाइन पढ़ जाइएगा, पूरा 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 पूरा। पहले आप हमारा हम जो आपको बताया वो देख लीजिएगा, उसका तो कोई एक आर्टिकल, जैसे आज आपको ये बताया इन्वायरमेंट वाला कि इक्विटी शेयरिंग जो है वो फॉसिल फ्यूल वाला, इसको आप एक एक लाइन पढ़ दीजिएगा। तो आज से आप यही करना है क्या कि आपको एक एक लाइन पढ़ जाइएगा पूरा का पूरा, हम की एक आर्टिकल 1 डे। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा। और न्यूज़पेपर में 1 घंटा पढ़ने से ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत से बहुत 1.5 घंटा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा समय देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। नोट्स वोट्स बनाना नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट में आपको क्या है कि सब कंपाइलेशन मिल ही जाएगा आपको, कि करंट अफेयर का अलग मिल गया, मेंस के लिए अलग मिल गया। आप क्या कि बस आपको रोज़ पढ़ना है, उसके क्या होगा कि एक आदत डेवलप होगा, कैसे लिटरेचर लिखा जाता है वो आदत डेवलप होगा, मेंस में कैसे लिखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है वो आदत बनेगा, ठीक है। तो आज आई थिंक आज कुछ है नहीं, है ना, बस ख़त्म हो गया। तो जो आज का जो करंट अफेयर था वही सब था। और बस आपको जो बताया कि एक ही आर्टिकल रोज़ पढ़ना है, आदत लगाइए एक आर्टिकल पढ़ने का, की टर्म्स पकड़ने का। जो की टर्म्स है वो आपके रिस्पेक्टिव कौन से सब्जेक्ट से है, वो भी बहुत लोगों को तो वो भी नहीं समझ में आता कि कहाँ यूज़ करेंगे हम, ये कौन से सब्जेक्ट से है, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर हालांकि
जब तक आपको पूरा सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा न्यूज़पेपर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब इकोनॉमी का कोई टर्म है, आप इकोनॉमी पढ़े ही नहीं है तो समझ ही में नहीं आएगा कि वो टर्म क्या है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वो टर्म को ईजिली बहुत ही लेमन के भाषा में आपको समझा दिया जाए, लेकिन आप कोशिश यही करिएगा 1 से 1.5 घंटा रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का, और एक एक आर्टिकल एकदम लाइन टू लाइन पढ़ने का कोशिश करिए और उसको समझने का कोशिश करिए, और इससे आप अपना वोकैब भी ठीक कर सकते हैं। आदत डालिए कि रोज़ 5 नया वर्ड हम ऐड कर लें, सीख लें, कुछ सीख लें, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।